बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, शास्त्री द्वितीय खंड हेतु हमने जो भारत में अंग्रेजी सरकार जो कायम हुआ, उसमें किस तरह से उन्होंने पहले बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत की और पलासी का युद्ध जीता, फिर बक्सर का युद्ध जीता। इसको हमने पढ़ा है पीछे के क्लासों में, क्लासेस में। अब बच्चों, अब हम आज जो जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है बंगाल में द्वैध शासन या द्विविध शासन। बच्चों, क्लाइव ने बंगाल में जो है वो दोहरी शासन व्यवस्था कायम की। जब मीर जाफ़र को उन्होंने नवाब बनाया प्लासी के युद्ध के बाद, तो इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई जिसमें प्रशासन का भार तो नवाब के कंधों पर था, लेकिन जो आर्थिक आमदनी थी या फिर जो अन्य अधिकार थे वो सारी कंपनी के पास थी। क्लाइव जो लॉर्ड क्लाइव था, उसके इस प्रशासनिक व्यवस्था की एक खासियत थी कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। जिसके पास अधिकार था, जिसके पास आमदनी का स्रोत था, जो अंग्रेजी सरकार थी, कंपनी सरकार थी, उसके पास कोई उत्तरदायित्व नहीं था। उसको प्रजाजनों से कोई मतलब नहीं था कि प्रजा मरती है या जीती है, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करती है। और नवाब, जिसके कंधों पे उत्तरदायित्व था, उसके पास जो है कोई अधिकार ही नहीं था। इस तरह हम देखते हैं बच्चों कि दीवानी और निजामत, जिसमें दीवानी के अंतर्गत राजस्व वसूल करने का अधिकार तथा निजामत के अंतर्गत सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामलों के अधिकार जो है वो पूर्ण रूप से कंपनी के हाथों में जो है वो आ गई थी। और नवाब को सिर्फ प्रशासन चलाने का भार था, यानी प्रजाजनों की देख रेख और जो जहाँ परेशानी होती है उसको वो देखे और शांत करे। द्वैध या जो द्विविध शासन ही, उस व्यवस्था के आधार पर कंपनी के द्वारा वसूले गए राजस्व में से 26 लाख रुपये जो है प्रतिवर्ष सम्राट को तथा 52 लाख रुपये बंगाल के नवाब को शासन के कार्यों के संचालन के लिए जो है वो दिया जाना था, और शेष बचे हुए भाग को वह अपने पास रखने के लिए जो है स्वतंत्र थी। इस प्रकार कंपनी जो है उसने राजस्व वसूलने का अधिकार तथा नवाब ने शासन चलाने की जिम्मेदारी ग्रहण की। यही बंगाल में द्वैध शासन था बच्चों। क्लाइव जो है उसने मोहम्मद खां, राय दुर्लभ और सिताब राय को दीवान के पद पर नियुक्त किया। और सच पूछा जाए बच्चों तो पलासी युद्ध के बाद ही बंगाल और कंपनी की स्थिति जो है वो शोचनीय होने लगी थी। पलासी युद्ध ने तो जो है भारतीयों की सारी कमजोरियों को प्रकट कर दिया था। भारत का जो सबसे अधिक संपन्न और सुंदर भाग था, जो बंगाल, वो विदेशियों यानी अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। ले भी जो है वह लिखता है कि कंपनी के कर्मचारी किसी भी तरह के नियंत्रण से परे हो गए थे और निजी व्यापार करके अपरिमित लाभ उठा रहे थे। किसी भी प्रकार का जो है बच्चों वह नैतिक संकोच जो है वो कंपनी के उन लालची अधिकारियों के पास नहीं था, और हमें लेवी के शब्द जो है वो सही ही जान पड़ते हैं। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके जो है अंग्रेज वो व्यापार के क्षेत्र में भी भारतीय व्यापारियों तथा अन्य प्रतियोगी जो थे उनको बाहर निकालना उन्होंने प्रारंभ किया, और उन्हें जो है वो एक तरह से उनके व्यापार को जो है कमज़ोर कर दिया, उनके व्यापारिक क्रियाकलाप को, और स्वयं ये आगे बढ़े। बहुत ही आसानी और जल्दी से जो है वो अधिक से अधिक धन जो है वो कमाने की लालच जो है वो कंपनी के अधिकारियों के पास थी, और अंग्रेज जो थे वो दिन प्रतिदिन एक तरह से लालची ही होते जा रहे थे। उनकी महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, और उसी का परिणाम था कि पलासी का युद्ध या फिर बक्सर, उसके बाद बक्सर का युद्ध, और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आया जब अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो इसकी शुरुआत निसंदेह जो है वो बंगाल से हुई थी। जो कंपनी के जो प्रोप्राइटर थे और जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन लोगों ने जो है कंपनी के जो लाभ के पद थे उन पर अपने संबंधियों और मित्रों की नियुक्ति के लिए भी कंपनी पर दबाव बनाया था।
ताकि एक दूसरे की जो चोरी है या फिर जो हेरा फेरी है वो उजागर न हो पाए। कहावत में है कि चोर चोर मौसेरे भाई, जो उनके संबंधी होते या उनके इर्द गिर्द के व्यक्ति होते तो उनकी जो करतूत थी कंपनी के पदाधिकारियों की वो उजागर नहीं होती। 1757 ईस्वी से 1766 ईस्वी तक जो है वो इन वर्षों के बीच बंगाल के शहजादों और वहाँ के अन्य निवासियों की ली गई रकम का जो विवरण है वो जेम्स मिल ने प्रस्तुत किया है। और इस रकम का कुल जो है वो लगभग 60 लाख पाउंड स्टर्लिंग या 6 करोड़ रुपया की दहला देने वाली रकम जो है वो पहुंचती है। और अंग्रेज़ के पदाधिकारियों ने इतनी रकम जो है वो वसूल की थी, जिसमें कि क्लाइव की एक जागीर जो है वो शामिल नहीं थी, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 30,000 पाउंड की निश्चित आय होती थी। बच्चों, जब हम लाख और हज़ार की बात करते हैं तो वो आज का समय नहीं था। हम बात कर रहे हैं 1757 ईस्वी की, 18वीं शताब्दी की बात थी, तो उसकी कीमत अरबों करोड़ खरबों में आंकी जा सकती है आज के समय में। तो सिर्फ हम चूँकि उस समय के लिए ये हज़ार लाख आज के संदर्भ में उसको मिलाने पे हमें लगता है कि कम